हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। संकल्प सीरीज का डे 4 होगा और डे 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डे 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, माल की बिक्री के खिलाफ प्राप्त या प्राप्य राशि क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज। देखिए, आपने गुड्स सेल किया है और गुड को सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा, जो पैसा गुड्स को सेल करने के बाद मिलता है, वह क्या होगा? ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीट होगा, वह है कैपिटल रिसीट होगा, वह है या समटाइम्स रेवेन्यू, कभी 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 रेवेन्यू हो सकता है और समटाइम्स कैपिटल रिसीट, और कभी कभी वो कैपिटल रिसीट होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। देखिए, अगर रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट होती है आपकी, अगर आप गुड्स बना रहे हैं, अगर आप कोई गुड्स बना रहे हैं और उस गुड्स को आप सेल करते हैं, तो वहां से आपको पैसा प्राप्त होता है, वो आपका रेवेन्यू रिसीट होगा। और यदि इसके साथ आप गुड्स ना बनाकर आप सर्विस सेल कर रहे हैं, अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं, तो सर्विस को सेल करने से जो पैसा मिलेगा वो भी क्या होगा? वो भी रेवेन्यू रिसीट होता है। दूसरा आपकी कैपिटल रिसीट है। और कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट की अगर बात करें, ये होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज sources that are not not of revenue nature, revenue nature। तो जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वहां से आपको इनको छोड़कर गुड्स और सेल को बेच बेच रहे हैं, वहां से पैसा मिल रहा। इनको छोड़ दो, बाकी सब जगह से जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? वो वो होता है आपका कैपिटल नेचर। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका भी देखिए, मैं आपको इसका भी लिख देता हूं यहाँ पर। रेवेन्यू रिसीट को आप क्या लिख सकते हैं? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल, अमाउंट रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स गुड्स और सर्विस सर्विसेज। ठीक है, अगर गुड्स को और सर्विस को सेल करने से आपको अमाउंट मिलता है, वो आपका रेवेन्यू रिसीट होगा। ठीक है, और अगर कैपिटल रिसीट, अगर आपको इनको छोड़ दो, गुड्स को मत बेचो, सर्विस को मत बेचो, इससे अलग आपको कहीं से पैसा मिलता है, तो वो होता है आपका कैपिटल रिसीट। अब यहाँ पर गुड्स बेचा गया है, तो ये कौन सी होगी? ये आपकी कैपिटल रिसीट होगी। ठीक है, और अगर मैं बीपीएससी के बारे में बात करूं, देखिए अभी जो पीछे क्वेश्चन हुए हैं उनमें हूबहू एनसीईआरटी से क्वेश्चन रखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी से ही लेकर क्वेश्चन आता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, राजस्व एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज्ड एज। देखिए, ये रेवेन्यू नेचर की ही बात कर रहे हैं। रेवेन्यू नेचर के वो एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो कई कई साल तक बेनिफिट देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, नन ऑफ दीज। देखिए, जब इसने कहा है रेवेन्यू नेचर के, तो कैपिटल नेचर का तो यहाँ सवाल ही नहीं होता, तो कैपिटल नेचर हम हटा देंगे, कैपिटल नेचर की यहाँ बात नहीं करेंगे। अब बचा आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू दो जगह आया हुआ है। अब आपको पता है रेवेन्यू नेचर तो वह होता है जो एक साल तक ही बेनिफिट देता है, बस वो एक्सपेंसेस होता है। जैसे सैलरी, आप सैलरी देते हैं, एक साल की आपने मैनेजर को सैलरी दी, तो वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा। आपने वेजेस दी है, तो वेजेस भी क्या होगा? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, आपने रेंट दिया है, ये भी रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है, आपने गुड्स परचेज किया है, तो वो भी क्या होगा? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होगा। ये सभी एक्सपेंसेस क्या है? रेवेन्यू नेचर के। क्योंकि देखिए, आपको आपने इस साल जो सैलरी दी है, क्या वो अगले साल भी काम आएगी? नहीं, दोबारा ली जाएगी। वेजेस अगले साल ली जाएगी? नहीं, हर साल ली जाएगी। इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और यहां पर इसकी बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है ऐसा एक्सपेंस जो कई कई साल तक बेनिफिट दे। तो ऐसा क्या होगा? जैसे आपका एडवर्टीजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट आपने एक साल कर दिया और एक साल में आपने बहुत ज्यादा पैसे का किया आपने, तो ये क्या कि साल तक बेनिफिट देगा। तो ऐसे खर्चे को, ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अस्थगित राजस्व व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का सब फील्ड, उप क्षेत्र कौन सा नहीं है? बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैपिटल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के फील्ड की या सब फील्ड की बात करते हैं तो ये फील्ड होते हैं इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है और तीसरा आपका यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, ठीक है। एक सोशल अकाउंटिंग भी होती है आपकी, एक टैक्स अकाउंटिंग भी होती है आपकी, ठीक है। ये इसके सब फील्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या ये सब दिए हुए हैं? नहीं। तो देखिए ये भी सब फील्ड है, ये भी सब फील्ड है, ये भी। बुक कीपिंग क्या है? ये सब फील्ड नहीं है, तो सही आंसर क्या है? ए, बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग होता क्या है? ये पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का ये पार्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग जो शुरू होती है जिस पॉइंट से, आइडेंटिफिकेशन से, वहीं से बुक कीपिंग शुरू होती है। अकाउंटिंग आगे तक चलती चली जाती है, लेकिन बुक कीपिंग बीच में ही रुक जाती है। बुक कीपिंग कहाँ से कहाँ तक जाती है? बुक कीपिंग आइडेंटिफिकेशन से, क्या है ये? बुक कीपिंग है, ठीक है। और ये आइडेंटिफिकेशन से चलती है और कहाँ पर एंड हो जाती है? क्लासिफिकेशन तक, क्लासिफिकेशन तक ये रुक जाती है। इसके बाद अकाउंटिंग चलती जाती है। अकाउंटिंग कहाँ तक चलती है? कम्युनिकेटिंग तक, कम्युनिकेटिंग तक अकाउंटिंग चलती है। तो फर्स्ट आंसर क्या है आपका? सही आंसर क्या है आपका? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर द रीसेल अमाउंट ऑफ 50,000। आपने परचेज किया है गुड्स को, और क्यों गुड्स परचेज किया है? क्योंकि आपको इसको दोबारा से बेचना है, रीसेल करना है। कह रहे हैं पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंटेड टू 10,000 रुपीज। आपने सैलरी दी है बिजनेस की, वेजेस दी है, तो ये भी होगा आपका। और पेड रेंट किया है ऑफिस का, आपने प्रीमिसेस, ऑफिस का रेंट दिया है, ये भी होगा आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन इसने कहा है कौन सा नहीं है? परचेज अ एलईडी टेलीविजन फॉर द पर्सनल फॉर 50 टू 25,000। देखिए मालिक ने या जिसने भी अपना पर्सनल खरीदा है, ये बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन नहीं है। और हम जो रिकॉर्ड करते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं, तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं, वी डू अकाउंटिंग ओनली फॉर बिजनेस। वो हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए ये क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। डी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का कौन सा लाभ है? कौन सा लाभ है? कौन सा है इनमें से एडवांटेजेस, ये बताना है आपको। फर्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, बिल्कुल सही है। रिप्लेस कर देता है मेमोरी को। रिप्लेस का मीन्स ये है कि आपने स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं। क्या तैयार किए हैं? स्टेटमेंट्स आपने तैयार किए हैं, स्टेटमेंट्स, ठीक है। और स्टेटमेंट्स क्या है आपके? वही अकाउंट्स या बैलेंस शीट वगैरह जो आपने बनाई है, ट्रायल बैलेंस बनाया है। अगर आपको भूल पड़ जाती है किससे कितने का माल खरीदा था, तो आप इन स्टेटमेंट से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ठीक है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहाँ पर होते हैं? ये अकाउंटिंग में काम आते हैं, अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो स्टेटमेंट भी आपने बनाए होंगे। तो अकाउंटिंग का क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या एडवांटेजेस हुआ? कि ये क्या कर देता है? आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया। आप जो भूल गए थे वो आपने स्टेटमेंट से ले लिया। तो बात सही है। आगे देखते हैं। अच्छा, लाभ पूछा था, ये सही हुआ। दूसरा कह रहा है सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है बिजनेस की। और फिर कह रहा है अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंज नहीं करता है, ये इसकी लिमिटेशन है। और सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ये क्या था? ये इसका काम था, ये इसका फंक्शन था। ये अकाउंटिंग का फंक्शन है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये भी क्या है? लिमिटेशन है इसकी। तो पहला क्या था आपका? सही ऑप्शन होगा पहला, रिप्लेसमेंट ऑफ
मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेसमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर। यह बात किसकी होगी? इंटरनल यूजर की। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? ठीक है, तो ये जो यूजर होते हैं आपके, यूजर, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, तो इसके आपके कितने यूजर होते हैं? टू होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल, इंटरनल यूजर होता है, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर होता है। ठीक है, इंटरनल यूजर की बात करें तो इंटरनल यूजर में कौन कौन आता है? इंटरनल यूजर में आपका आ जाता है मैनेजमेंट आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है। दूसरा आपके ओनर आ जाते हैं, बिजनेस को चलाने वाले ओनर हो जाते हैं, ये भी इसमें ही आ जाते हैं। और एक्सटर्नल में क्या आ जाता है? एक्सटर्नल में आ जाते हैं आपके क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं। एक्सटर्नल में बैंक होते हैं, बैंक जो आपको लोन वगैरह दे रहे हैं, और आपके रिसर्चर होते हैं, और आपके साथ में एम्प्लॉय होते हैं जो काम करके चले जाते हैं, एम्प्लॉय। और इनको एम्प्लॉय को बोल देते हैं आपके वर्कर भी। ठीक है, वर्कर्स भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। देखिए ये जो है यहाँ पर एम्प्लॉय वर्कर, इनको हम समझते हैं कि बिजनेस के अंदर काम करते हैं, हम समझते हैं कि बिजनेस के अंदर काम करते हैं, इसलिए एम्प्लॉय हो या वर्कर हो, इसको हम क्या समझ लेते हैं? गलती से हम समझ लेते हैं कि इंटरनल यूजर है, लेकिन ये इंटरनल यूजर ना होकर ये एक्सटर्नल यूजर होता है। और अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है, मैनेजर भी होता है, एम्प्लॉय नहीं होता, ये आपको याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय, कह रहे हैं जो निर्मित माल की लागत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो लागत होती है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। लागत ये कॉस्ट को डिटरमाइन करता है, ये कॉस्ट को डिटरमाइन करता है, असरटेन करता है, और उसको कंट्रोल करता है कॉस्ट को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आपकी प्लानिंग बनाता है, और आपका डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मानव कल्याण से संबंधित बातें करता है। तो यहां पर पूछा था लागत कौन बताता है, तो लागत कॉस्ट जो बताता है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स, तो अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखें, प्रीवियस अभी बीपीएससी के 2 एग्जाम हुए हैं, उनको देख लीजिए, जो TRE 1 1.0 हुआ है, और दूसरा 2.0 हुआ है, आप उनको भी देख लीजिए, वहां भी आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर बात करें यहाँ पर जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग की, वो कौन कौन सी होती है, पहले उनका डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने पूरा ये चार्ट बनाया है, आप इस चार्ट को ही नोट करके रख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये देखिए आपकी कितनी होती है? 1 2 3 4, ये आपकी 4 होती हैं। अगर देखें फर्स्ट की बात करें, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी कहती है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए। मतलब रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स होता है कि वो वेरीफेबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइस होनी चाहिए, और मटेरियल एरर से फ्री होनी चाहिए। मतलब जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? मटेरियल एरर नहीं होनी चाहिए, और दूसरा फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस होनी चाहिए। बाइस होती है आपका पक्षपात करना, तो आपका पक्षपात फ्री होने चाहिए। ठीक है, और रिलीवेंस क्या होती है? रिलीवेंस में कहा गया है कि रिलीवेंस इंफॉर्मेशन इज रिलीवेंट इफ इट मीट्स
द नीड ऑफ यूजर इन द डिसीजन मेकिंग। देखिए जो इसको यूज करने वाला यूजर है, जो उसको डिसीजन लेना चाह रहा है, उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब जो इंफॉर्मेशन उसको जो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेना चाह रहा है, उस हेल्प को पूरा करना चाहिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी कहता है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन का मतलब जो आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो समझ में आ जाए। और दूसरा, आपने जो मतलब फोर्थ, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो कंपेयरेबिलिटी होनी चाहिए उनमें। उनकी एक विशेषता क्या है? कंपेयरेबिलिटी की। मतलब उनमें ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ऐसे आपके अकाउंट्स बने बने होने चाहिए जो इंटरफर्म कंपैरिजन और इंटर इंट्राफर्म कंपैरिजन और इंटरफर्म कंपैरिजन आसानी से हो सके। अब आप कहेंगे इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या है? देखिए इंट्राफर्म कंपैरिजन की अगर बात करें, इंट्राफर्म फर्म कंपैरिजन, तो इंट्राफर्म कंपैरिजन में क्या होता है? इसमें एक ही फर्म होती है, ओनली वन फर्म, ओनली वन फर्म होती है। उसी के 2 साल के आप स्टेटमेंट लेके कंपैरिजन करें, तुलना कर रहे हैं। जैसे आपने एक कंपनी है, उसका नाम है ए लिमिटेड, आप उसके 2 साल के, पिछले साल के आप 2023 के और इस साल 2024 के दोनों के स्टेटमेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है। और अगर बात करें दूसरी यहाँ पर आपकी इंटर फर्म कंपैरिजन की, तो इसमें 2 फर्म होती हैं। अगर इंटर फर्म की बात करें, इंटर फर्म कंपैरिजन देखें, तो यहाँ पर 2 फर्म होती हैं। 2 फर्म, दो भी हो सकती है, टू और मोर देन 2 फर्म। ठीक है, या तो दो होंगी या मोर देन 2 फर्म यहाँ पर होते हैं, इनकी कंपैरिजन होती है। जैसे ए लिमिटेड है और दूसरी बी लिमिटेड है, आप इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी भी बैलेंस शीट ले रहे हैं और इसकी भी बैलेंस शीट ले रहे हैं। ठीक है, ये भी समझ में ना आया हो तो यहाँ समझ रहे हैं। अगर आपके स्कूल में मैच हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपके स्कूल में मैच हो रहे हैं, दोनों टीम स्कूल की हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रा मैच। और अगर आप दूसरे स्कूल की टीम से जाकर खेल खेल रहे हैं, तो वो था इंट्रा मैच, इंट्रा। तो इंटर अपने अंदर का, इंटर मतलब दूसरे से बाहर जाकर, इंटर सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा सा, इंटर, इंटर में क्या है? अलग स्कूल से कंपैरिजन होगा, और इंटर में क्या है? आपके स्कूल से कंपैरिजन होगा। तो इस चार्ट को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहले इस चार्ट को मैं हटा देता हूं और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब देखिए हमसे यहाँ पूछा था गुणात्मक, हमसे यहाँ पूछा था गुणात्मक विशेषता। ठीक है, अब जब गुणात्मक विशेषता हमसे पूछी गई थी यहाँ पर, तो गुणात्मक विशेषता, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमें देखना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है? रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, ये तो दोनों थी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरिजन, ये भी था। और ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर मतलब फ्री फ्रॉम बाइस। और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए। यहाँ चारों दी हुई हैं, तो सही आंसर क्या होगा? सी। और नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, आपका सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आप खुद मुझे बता सकते हैं, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और मटेरियलिटी। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने ये समझाया था, आपने दोबारा क्वेश्चन रिपीट क्यों किया? देखिए ये क्वेश्चन हूबहू आपके बीपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अब आप देखिए, आप इसका आंसर दे देंगे रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, लेकिन मटेरियलिटी कुछ नहीं होता, तो ये इसकी कोई विशेषता नहीं होती है, मेटेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग प्रमोट्स। जो यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, माप की इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रयोग को उपयोग बढ़ावा देता है। देखिए अगर आप, बात यहां पर हुई है कि अगर आप जो स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, या मैं कह लूं जो आप अकाउंट तैयार करते हैं, वो अकाउंट सभी की एक ही यूनिट होनी चाहिए, सभी की मेजरमेंट की यूनिट एक ही होनी चाहिए। मतलब अगर आप इंडिया की 2 कंपनी है, तो दोनों को ही रुपीज में बताना चाहिए, या तो अपना टोटल डेटा या अपना डॉलर में बताना चाहिए। तो ये किस चीज को बढ़ावा देता है? ये बढ़ावा देता है कंपेयरेबिलिटी को, इससे आसानी से तुलना हो जाती है।
सो आंसर होगा आपका कंपेरेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? अगर clearly presented की गई है, आपकी जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई हैं, तो अगर ये स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई हैं तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? अब आप बताइए कौन सी होगी। देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये इंक्लूड करके आपके सामने दोबारा से लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप ये ना सोचे बार बार ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। आपको हर क्वेश्चन में देना चाहता हूं जिसको पूछने की प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर क्लियरली बताई जा रही हैं तो क्लियरली में बताइए जल्दी से आपका क्या होगा। तो देखिए, जब क्लियरली स्पष्ट है इसका मतलब आपको समझ में आ जाएंगे, और जब आपको समझ में आ जाएंगे तो वो क्या होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है, पर्सनल बाइस से फ्री होनी चाहिए, रिलीवेंस उससे रिलेटेड होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी तुलना होनी चाहिए, और ये समझ में आनी चाहिए, फेयर और क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन लेखांकन की प्रक्रिया किसके साथ शुरू होती है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विद एंड एंड्स विद। किससे तो शुरू होती है और किसके साथ खत्म होती है? आइडेंटिफिकेशन से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, कम्युनिकेशन से, या इंफॉर्मेशन से? तो मतलब ये दो ऑप्शन है आपको, एक यहां फिल करना है आपको, एक यहां पर फिल करना है आपको। देखिए, अगर आप यहां से लेते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा यहां पर क्या आएगा फिर, कम्युनिकेशन, ये सही होगा। या यहां पर तो मेजरिंग, और यहां पर आप फिल करेंगे एंटरप्रेटेशन। ठीक है, या इधर आपका रिकॉर्डिंग होगा, एनालिसिस होगा। तो आपको बताना है कि जो प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, वो कहां से तो शुरू होती है और कहां पर वो खत्म होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताई है, अकाउंटिंग प्रोसेस, मैंने आपको पहले भी बताया है, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है आपकी, वो शुरू होती है आपकी आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान से। आइडेंटिफिकेशन से शुरू होती है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद मेजरिंग होती है, उसके बाद क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन होता है, और यहाँ पर बुक कीपिंग पूरी हो जाती है। ये बुक कीपिंग भी चलती है अकाउंट के साथ साथ। और क्लासिफिकेशन के बाद आता आपकी आती है समराइजिंग, और समराइजिंग के बाद आती है आपकी एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद आपकी इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के बाद आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, ये होती है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस कहां से कहां तक होती है, यहां से शुरू होती है आपकी, और यहां पर खत्म हो जाती है अकाउंटिंग प्रोसेस। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अगर बुक कीपिंग की प्रोसेस देखें, बुक कीपिंग की प्रोसेस देखें यहाँ पर, तो बुक कीपिंग की प्रोसेस कहां से शुरू होती है, तो बुक कीपिंग की प्रोसेस भी यहीं से शुरू होगी। इसका भी बिगिनिंग पॉइंट यही है, लेकिन ये जो एंड होती है, ये क्लासिफिकेशन तक चलती है। बस आपको ये याद रखना है। तो अब आप सही आंसर देख लीजिए। देखिए, स्टार्ट होगी आइडेंटिफिकेशन से, कहां पर आइडेंटिफिकेशन, ये आ रहा, और आपकी खत्म होगी कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन पर। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर बाय, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, निर्मित किया है माल, उसकी लागत को लागत जो होगी वो ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग में होगी, जर्नल में होगी, लेजर में होगी, वाउचर में होगी। मतलब कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बाय, जो गुड्स आपका बनाया गया है वो, तो उसकी जो अकाउंटिंग होती है किस बेसिस पर, लेखांकन द्वारा निर्मित माल की लागत। तो माल की लागत कहाँ होगी आपके, क्या ट्रायल बैलेंस में होगी, जर्नल में होगी, लेजर में होगी? देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा। तो ये है आपका सही क्वेश्चन। अब मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया है। देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें करेक्शन किया, वरना मैं इसको छोड़ भी देता क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा था और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय अकाउंटिंग,
देखिए, अगर कोई गुड्स तैयार किया गया तो उसकी कॉस्ट को निर्धारित जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो को ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग, जर्नल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, वाउचर अकाउंटिंग। तो ये तो अब और भी सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपको बस ये याद रखना है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग होती नहीं है, मुझे सभी ऑप्शन चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन है आपका कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसकी जो कीमत होती है, इसकी जो लागत होती है, वो कौन निर्धारित करता है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग में निर्धारित होती है। ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा पुस्तकों में वित्तीय लेन देन दर्ज करने का आधार है। द आर द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक। आप जो बुक्स में, बुक्स का मतलब होता है यहाँ पर अकाउंट्स, तो ये जो आप अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंट्स में जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये किसके बेसिस पर करते हैं? जैसे आपने माना, आपने जनरल एंट्री बना दी और जनरल एंट्री में आपने बना दिया एक्स डेबिट टू सेल, आपने लिख दिया एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर आपने लिख दिया 10,000 रुपीज। अब आपने तो ये बता रहा है सेल हुई है, ठीक है जी। अब आपको कैसे पता चलेगा सेल हुई है या नहीं हुई है? किसके बेस पर आपने एंट्री करी? तो आप जो एंट्री करते हैं वो वाउचर्स के आधार पर करते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं? ये दीज आर द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वाउचर में बता देते हैं। इसका अगर एग्जांपल दूं वाउचर्स का, तो क्या होगा? जैसे आपने किसी को माल बेचा, उसको आप बिल बनाकर जो दे रहे हैं, वो बिल क्या होगा? वाउचर होगा। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो जो पे इन स्लिप का आपको टू पार्ट्स मिलते हैं, एक पार्ट्स आपको मिल जाता है, बैंक आपको वापस कर देता है, और एक अपने पास रख लेता है, तो वो क्या होता है? वो भी वाउचर होता है। ठीक है, आगे को डिटेल में देखेंगे कि वाउचर जो होते हैं आपके सपोर्टिंग वाउचर होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, वो कभी फिर आपका नेक्स्ट डिटेल वीडियो में वाउचर्स को हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी जल्दी जानकारी चाहिए, आपको जल्दी से आपके वाउचर को टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सही आंसर क्या था इसका? वाउचर। वाउचर के आधार पर ही हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, या और कहीं। और कहीं का मतलब अकाउंट में ना करके बैलेंस शीट में आप करें, तो वो सब जो है जहां भी होगा, उसका जो बेसिस होगा वो यही होगा आपका वाउचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से इंक्लूड किया है। तो नेम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम होम द फर्म परचेज गुड्स ऑन द क्रेडिट। ऐसा कह रहे हैं कि जिससे गुड्स उधार खरीदा गया है, जिससे गुड्स उधार खरीदा गया है, तो कह रहे हैं नेम द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो कौन सा एक्सटर्नल यूजर होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? डेटर्स। डेटर्स कौन होता है? जिसको हम उधार माल बेचते हैं। और ओनर, ओनर मालिक। और दूसरा आपका सप्लायर ऑफ द गुड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन होगा? गुड्स का सप्लायर। जिसने हमें गुड्स को सप्लाई किया है, वो जानना चाहेगा हमारे बिजनेस की क्रेडिट वर्थनेस। क्या देखना चाहेगा वो देखना चाहेगा क्रेडिट वर्थनेस, हमारी देखना चाहेगा कि हम उधार का उधार का पेमेंट कितनी जल्दी करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा एक्सटर्नल यूजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not external user of accounting information? जल्दी से इसका मुझे पॉज कर दीजिए, आप मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप इसका आंसर दीजिए। चलो, आपने आंसर दे दिया होगा, आप मैच कर लीजिए। देखिए, इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। एक्सटर्नल क्रेडिटर एक्सटर्नल है, डेटर्स एक्सटर्नल यूजर है, और एम्प्लॉय ऑफ द वर्कर ये भी एक्सटर्नल है, और ओनर जो है ये मालिक, ये क्या है आपका? ये इंटरनल है। ठीक है, ओनर कौन होता है? इंटरनल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपको बाहरी पूछे ना, तो ये वर्कर, आपको लगता है कि ये बिजनेस में काम करते हैं, हमारी फर्म में ही काम करते हैं, लेकिन ये फर्म के अंदर तो होते हैं, लेकिन ये होते कौन से यूजर हैं? ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं ये एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब आप, मैंने इसके 3 क्वेश्चन कराए हैं, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक इज वैल्यूड एट। जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, मतलब मूल्यांकन किया जाता है स्टॉक का, तो वो कैसे किया जाता है? कह रहे हैं कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मतलब रिलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लो। एक होती है आपकी कॉस्ट, जितने में आपने परचेज किया, और एक होती है आपकी मार्केट वैल्यू, जो भी कम है
उसमें से उसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमें अपने अकाउंट्स में लिखना है स्टॉक को, तो स्टॉक को हम लिखेंगे मार्केट में जो इसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो तो है 1000 की। और जब हमने इसको कॉस्ट थी इसकी, जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट थी जिसमें परचेज किया था, वो है 900 रुपए। तो आप कौन सा लिखेंगे? ये 900 रुपए लिखेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ऐसे ना होता, ऐसे ना होकर ऐसे भी हो सकता था कि मार्केट वैल्यू तो है आपकी 1500, मार्केट वैल्यू तो है आपकी 1500 रुपए, ठीक है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट है आपकी 2500 रुपए। तो यहाँ पर जो स्टॉक की वैल्यू आप लेंगे वो कितने लेंगे? 1500 रुपए, यहाँ 900 रुपए। तो दोनों दोनों में जो भी कम होती है हम उसको लेते हैं। तो ये आता है यहाँ पर। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारा अकाउंट, जो हमारा ये बोलता है, ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, कुछ और होता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि ये होता क्या है। देखिए एक बिजनेसमैन होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, उस बिजनेसमैन को जो अकाउंट ओपन करता है, तो उसका अकाउंट होता है करंट अकाउंट। ये वो बैंक में अकाउंट ओपन करता है करंट अकाउंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं चालू खाता। ठीक है, चालू खाता। तो इस चालू खाते में जो बिजनेसमैन है वो कितनी भी बार ट्रांजैक्शन कर सकता है, एक दिन में कितनी भी बार पैसा निकाल सकता है, और कितनी भी बार पैसा वो जमा कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और हाँ, एक इसकी बात और भी है कि जो बिजनेसमैन है उसको बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, ये याद रखना। बल्कि और बैंक क्या करता है? चार्ज करता है अपने एक्सपेंसेस को, ठीक है, उससे और खर्चा लेता है। अब हुआ क्या, बिजनेसमैन के 1 लाख रुपए जमा थे बैंक में, ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन ने किसी अपने क्रेडिटर को एक चेक काट कर दे दिया 1,10,000 रुपए का। ठीक है, वो चेक लेकर पहुंचता है बैंक में, और बैंक में जाकर बैंक मैनेजर देखता है कि यहाँ अकाउंट में तो 1 लाख रुपए हैं, और चेक आ गया 1,10,000 का। तो वो पेमेंट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा बिजनेसमैन कल और पैसा भेज देगा। तो इस ये जो फालतू पैसा बैंक ने दिया, कितना फालतू दिया था? 10,000 रुपए फालतू। तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये पैसा जल्दी ही आपको जमा करना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर। और जो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी है वो होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी। लॉन्ग टर्म कौन सी होती है? जो 1 साल से ज्यादा के लिए हमें पे करनी होती है। कॉन्टीजेंट कौन सी लाइबिलिटी होती है? ऐसी लाइबिलिटी जिसका यही नहीं पता होगी भी या नहीं होगी। अगर होगी तो कितने की होगी ये भी नहीं पता। ठीक है, जैसे आप पर किसी ने, कस्टमर ने केस कर दिया आपकी कंपनी पर, और क्लेम कर दिया, और वो उस क्लेम का केस चल रहा है कोर्ट में। पता नहीं कोर्ट में जो जज है वो कितनी पेनल्टी लगाएगा, कितने रुपए की लगाएगा, लगाएगा या नहीं लगाएगा, हो सकता है आप ही केस जीत जाए। तो ऐसी लाइबिलिटी को हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। और सभी लाइबिलिटी आपकी कहाँ दिखाई जाती है? बैलेंस शीट में। लेकिन जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दिखाई जाती है वो नोट टू अकाउंट्स में दिखाई जाती है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखाई जाती है, बैलेंस शीट के बाहर। ये भी आपको याद रखना है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने आपको ये भी डिफाइन कर दिया कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या है, और सही आंसर क्या था यहाँ पर? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी की प्रकृति, नेचर ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल। तो पूंजी की प्रकृति क्या होती है? देखिए ये है हमारा बिजनेस, ये है हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस, और इधर है ओनर, बिजनेस का मालिक। ठीक है, इस ओनर ने क्या किया? इसमें पैसा लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। तो इस पैसे को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, और हिंदी में इसको पूंजी बोलेंगे। ठीक है, अब ये पैसा, देखिए तो बिजनेस के लिए ये नहीं समझना बिजनेस को कि ये मेरी एसेट है, नहीं, बस एसेट के साथ साथ ये क्या है? लाइबिलिटी भी होती है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस को, बिजनेसमैन को वापस करना होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम हमेशा बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग मानकर अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग सभी हमारी बिजनेस की होती है। तो अगर हम बिजनेस में बैठ के देखें तो हमें लगेगा कि ये पैसा किसी का कर्जा है, बिजनेसमैन ने दिया है, और ये वापस करना है। और जो कर्जा या क्लेम होता है या एसेट पर या बिजनेस पर, वो सब क्या होता है हमारी? वो हमारी लाइबिलिटी में आती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा आपका लाइबिलिटी। ठीक है, सही आंसर होगा आपका लाइबिलिटी, ऑप्शन बी। एक ये दायित्व होता है, इसका नेचर कैसा है? दायित्व वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, जो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है इज शो सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो उसको बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है, या शो नहीं किया जाता अलग से उसको अकाउंट में, या शो भी किया जा सकता है और परचेज में से कम भी किया जा सकता है, या ऊपर जो जितने भी आंसर दिए हुए हैं वो सभी गलत है। पहली बात आप समझ लीजिए ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है आपका, और आपका कैश डिस्काउंट होता है, और हाँ इन्हीं के जैसा एक मिलता जुलता जो नाम होता है वो होता है आपका रिबेट। तो आपको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि रिबेट क्या है, और आपका ये आपका रिबेट क्या है, और आपका कैश डिस्काउंट क्या है, और आपका ट्रेड डिस्काउंट क्या है। इन तीनों को ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे, पहले बात करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट की। पहले किसकी बात करते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एक ट्रेड डिस्काउंट होगा और एक होगा आपका कैश डिस्काउंट। दूसरा क्या होगा? कैश डिस्काउंट होगा, और एक होगी आपकी रिबेट। ठीक है, अब हम इनमें देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। रिबेट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, और आपका कैश डिस्काउंट क्या है। देखिए, आपने एक गुड्स सेल किया है, आप सेल कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है उस गुड्स का, वो सेलिंग प्राइस है एक आइटम का आपका 10,000 रुपए। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 10,000 रुपए सेलिंग प्राइस है। आपका कस्टमर आता है और कस्टमर कहता है कि नहीं जी, आप इसको मुझे थोड़ा कम पर दे दीजिए, मैं इतना महंगा नहीं खरीद सकता। आपने कहा ठीक है, आप वापस मत जाइए, आप इसको मैं आपको छूट दे देता हूं इस पर 1,000 रुपए की। ठीक है, आपने उसको 1,000 रुपए की छूट दे दी, और आपने कहा कि मैं आपको इसको 9,000 रुपए में दे दूंगा, आप 9,000 में ले लीजिए। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9,000 हो गया आफ्टर डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट था इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब आपने जब उसको माल बेच दिया, वो कहने लगा कि मुझे तो उधार चाहिए, पैसा नहीं है। आपने कहा ठीक है, उधार ले जाइए आप, लेकिन आपने कहा कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको हम एक छूट और देंगे 1,000 रुपए की। ठीक है, तो अगर उसने 10 दिन से पहले ही 8 दिन में पेमेंट कर दिया तो अब एक छूट और दे रहे हैं आप उसको, तो आप उससे लेंगे केवल 8,000 रुपए। ये क्यों दिए आपने? क्या? ताकि आपको जल्दी से पेमेंट मिल जाए। तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कहते हैं इसको। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट हो गया। सो यहाँ पर ये आपका आपको जो आपको 1,000 रुपए आपने उसको कम, उससे कम लिए हैं 1,000 रुपए, और ये क्या होगा आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब हुआ क्या, उसका जो गुड्स था उसने जब चेक किया, वो यूज करके करने लगा, वो उसको पता चला कि ये गुड्स तो डिफेक्टेड था, इस गुड्स में तो कमी थी। उसने कहा कि मैं आपका गुड्स वापस भेज रहा हूं, आपने जो मुझे गुड्स दिया था वो ठीक नहीं है। तो आपने उससे कहा कि देखो भाई, आप हमें वापस मत भेजो, आप एक काम कीजिए, ठीक है उसमें थोड़ी सी कमी है, आप 1,000 रुपए हम आपको वापस दे देंगे। ठीक है, आपसे हम इसको 1,000 रुपए और छूट कर देंगे, हम आपको इसे केवल 7,000 रुपए का बेच रहे हैं, मतलब हम आपको 1,000 रुपए वापस और कर देंगे। तो ये होती है आपकी रिबेट। ठीक है, आपने जो ये रिबेट थी। अब आप देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या था, आपने सेल इंक्रीज करने के लिए दिया। तो आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? अब सेल बढ़ाने के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए, ग्राहक बनाने के लिए। ठीक है, और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जल्दी पेमेंट होने के लिए, जल्दी से पेमेंट हो जाए। और आपका रिबेट क्यों दी जाती है? रिबेट इन दोनों से अदर कारण से दी जाती है, जरूरी नहीं माल खराब हो सकता है कोई अदर भी कारण हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिबेट। अब आप देखिए, अब आप ये सोचो कि ये जो आपका कस्टमर था, अगर ये 10,000 रुपए की चीज लेने आया और उसने बार्गेनिंग करके 9,000 रुपए में खरीद ली, तो अपने घर जाकर वो कितने की लिखेगा? यूं लिखेगा मैं 10,000 की खरीद कर लाया 9,000 की। अपने घर सीधी बात है, वो एक 9,000 की लिखेगा कि मैं आज 9,000 रुपए की ये चीज लेकर आया हूं, और अपने पापा से अगर उसने पैसे लिए होंगे तो 9,000 रुपए ही लेगा, 1,000 10,000 रुपए नहीं लेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड किया? नहीं किया, तो इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अब देखिए, इज शो सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, नहीं शो किया जाता है अलग से। इज नॉट
इज नॉट सो सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, इसको कहीं भी बुक में अलग से दिखाया नहीं जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, जो वित्तीय प्रकृति का कौन सा लेन देन नहीं है। परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, आपने परचेज की है, और परचेज को याद रखना, परचेज वही होता है, देख आप तो यूं तो बाय बोट भी कह सकते थे, गुड्स खरीदा, लेकिन परचेज क्यों कहा, क्योंकि परचेज मीन्स होता है कि माल को बेचने के लिए खरीदना। तो आपने एसेट खरीदी है क्रेडिट पर, उधार खरीदी है, ठीक है एसेट। और दूसरा आपका, आपने परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, नगद एसेट खरीदी है। और विड्रॉलिंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉलिंग कर ली, मनी जो थी वो बिजनेस से निकाल ली है मालिक ने। विड्रॉल क्या होता है, अगर बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा अपने घर ले जाता है, तो विड्रॉल कर लिया है। या कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज। तो देखिए आपसे पूछा है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का कौन सा नहीं है। अब आप परचेज कितने का गुड्स किया है रुपीज में बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आपने उधार कितने की एसेट खरीदी है कितने रुपए की, उसको भी आप रुपए में बता सकते हैं। आपके ओनर ने, आपके बिजनेस के ओनर ने कितना पैसा निकाला है अपने घर के लिए, आप उसको भी रुपीज में बता सकते हैं। लेकिन हड़ताल कितने रुपए की हुई, क्या आप इसको मेजर रुपीज में कर सकते हैं, नहीं। तो इसको, इसका मेजरमेंट रुपीज में नहीं हो सकता, इसलिए ये जो है आपका, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का नहीं है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस टारगेट पर पहुंच जाएं कि आपसे लाइव क्लास ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।